हेलो डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में रिएक्शंस पढ़ेंगे। एल्कीन्स किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं। तो उसमें एक बहुत ही आसान एग्जांपल लेके मैं आपको अपनी इस बात को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। तो एक रिएक्शन जो यहाँ पे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ वो एल्कीन के साथ HBr का एडिशन है। आप HBr की बजाय HCl, HF, HI सब ले सकते हैं। तो HBr का एडिशन मैंने यहाँ पे शो करना है आपके सामने। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और Br नेगेटिव वो एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। जैसे ही आप रिजेंट को एल्कीन के अंदर डालते हैं जो एक पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड पोजेस करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट याद करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया था आपको कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं। किस पे शिफ्ट होंगे? अगर दो अलग अलग हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और अगर दो एक जैसे हैं तो फिर आजू बाजू वाले ग्रुप डिसाइड करते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिक एल्कीन था तो किसी भी कार्बन पे शिफ्ट हो सकते हैं और फिर ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को यहाँ पे कैप्चर करेगा। रिजल्ट हमारे पास इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है CH2 पॉजिटिव CH3, एक कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में Br नेगेटिव इस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट ब्रोमोइथेन CH3 CH2Br। ये आपके पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा। पहली बात याद रखिएगा कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और दूसरा पॉइंट न्यूक्लियोफाइल सेकंड फेज पे आके कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके अंदर HBr का एडिशन करें तो अगेन व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता हुआ किसी एक पर्टिकुलर एटम पे शिफ्ट होगा। किस पे शिफ्ट होगा? सदा इस पे शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा इस इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ पुश करेगा। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेक्स्ट स्टेप पे इस H प्लस को ले लेगा। आपको बुक में समटाइम ऐसे दिखाया मिलता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां गया और H प्लस को ले लिया, तो हमें लगता है कि पता नहीं किस कार्बन पे जाएगा, बट रियल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डिसाइड करता है कि H प्लस को कहां जाना है। वो आपके सामने इस तरह से एक कार्बोकेटाइन बनाता नजर आएगा। सी हियर, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आना है, नेगेटिव ने H प्लस को लिया तो वो आपके पास CH3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे Br नेगेटिव आता है और वो इस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है और हमें मिलता है CH3 CHBr CH3। आप थोड़ा सा माइन्यूटली रिएक्टेंट्स को देखिए। ये आपका रिएक्टेंट था जिसमें आपको HBr ऐड करना था। Br इस पर्टिकुलर कार्बन पे जा रहा है, वहां प्रोडक्ट पे नजर डालिए। Br इस कार्बन पे जा रहा है, H यहां पे जा रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ये सिंपल सा एडिशन होता है। पर्टिकुलरली आपने देखा कि जो रीजेंट का नेगेटिव पार्ट है, रीजेंट HBr था, उसका पॉजिटिव पार्ट H प्लस था, नेगेटिव पार्ट Br था। जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट, वो जाता है उस पर्टिकुलर कार्बन पे जहां पे लेसर हाइड्रोजन हो। ये एक रूल आपको लिखा मिलेगा, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या है? मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे एडिशन करेंगे तो रीजेंट का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जहां पे लेसर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यही मार्कोनिकोव्स रूल एज ए 1 मार्क क्वेश्चन भी आपसे 11th क्लास में पूछा जा सकता है कि मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, तो भी आपको यही स्टेटमेंट देना है। और रिएक्शंस अगर आपको कंप्लीट करनी है तो रिएक्शंस के दौरान भी आपको यही चीज ऑब्जर्व करनी है कि किस तरह से रीजेंट्स का मार्कोनिकोव्स एडिशन हम ऑब्जर्व करते हैं जिसमें एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। हालांकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर चाहें तो क्रैम करके अपने आंसर को बखूबी दिखा सकते हैं, बट गलती होने का पूरा चांस रहता है। सी हियर, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये एक एल्कीन लिख दिया, यू सी इट लाइक दिस। ये मेरे पास एक एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है ऑब्वियसली। इस कार्बन पे 2 H लगे हैं, इस पे एक H और एक एल्काइल लगा हुआ है और मैं इसके अंदर HBr डालना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ा और मैंने क्रैम कर लिया कि रीजेंट का नेगेटिव पार्ट उस जगह जाता है जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली मैं जो प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करूंगा वो कुछ इस तरह का होगा कि मैं इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक Br लगाऊंगा और इस कार्बन पे एक H, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां CH3, यहां पे Br।
CHBr। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब गलत क्यों होगी? मार्कोनिकोव तो यही कहता था। तो थोड़ा मैकेनिज्म पे जाइए। मार्कोनिकोव कुछ हार्ड एंड फास्ट परफेक्ट नहीं है, वो जस्ट एक क्वेश्चन था तो मुझे बताना था, अदरवाइज तो मैं इस रूल को ज्यादा फॉलो करना ही नहीं चाहता। रिएक्शन के मैकेनिज्म्स देखिए और जवाब दीजिए, बट मार्कोनिकोव रूल पूछा जाए तो उसको आप उसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। 80-90% रिएक्शंस पे वो सेट बैठ रहा होगा, बट मेन रिएक्शंस जो होती हैं, जो कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट है, वहां पे वो जस्ट एक फ्लॉप शो होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसको वेटेज नहीं देनी चाहिए, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसे पढ़ना है। इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा और H+ को ले लेगा। तो H+ लेने के बाद आपके कार्बोकेटाइन को यहां देखिए कि कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है। सीट ये कुछ इस तरह का एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन बनते ही कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटाइन्स की एक कैरेक्टर है कि जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है उसके बाजू वाले कार्बन्स पे देखिए कहीं H तो नहीं है। अगर H या मिथाइल है तो यहाँ पे H है। देखिए मिथाइल भी माइग्रेट हो सकता है, बट मोर स्टेबिलिटी H से आती है। H का ईज ऑफ द रीअरेंजमेंट भी फास्ट होता है। इधर से भी आ सकता था, बट वो तो फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाता है। इसे जो रीअरेंजमेंट करना होता है वो अपने अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए करना होता है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इनिशियली बना हुआ था, बट रीअरेंजमेंट होने के बाद वो एक टर्शरी कार्बोकेटाइन में बदल जाता है। अब यहां पे आके Br नेगेटिव अटैक करेगा, और Br नेगेटिव जब अटैक करेगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप देखिएगा यहां पे वो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। CCH3 Br CH2 CH3। देखिए हमने रूल के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया था कि ये बनेगा, लेकिन इन रियल हमने ये पाया। और ये क्यों बना, अब ये बिना मैकेनिज्म देखे नहीं समझा जा सकता कि ये क्यों बना, कैसे बना। अगर मैकेनिज्म पता होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे कि ये क्यों बना, क्योंकि आपको पता था रिएक्शन प्रोसीड करती है वाया कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। तो पॉसिबिलिटी हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्मली रीअरेंजमेंट होना ही था, ऐसा भी सीन हो सकता है कि रीअरेंजमेंट ना होता हो, स्टेबिलिटी ना बढ़ती हो, तो फिर ठीक है, फिर मार्कोनिकोव सही चलेगा। बट यहां पे क्योंकि रीअरेंजमेंट होना था, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद जो फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट था, रिजल्टिंग मुझे फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए तो मैकेनिज्म ही सुटेबल वे लगा। तो इस तरह से मैं HBr का एडिशन अलग अलग एल्कीन्स पे देख सकता हूं, एक ही बात को फोकस करते हुए कि कार्बोकेटाइन बनाना है। लेकिन अगर मैं फिर दोबारा से उसी एल्कीन को लेके आता हूं और उसी HBr को लेके आता हूं, तो थोड़ा छोटा एल्कीन ले लेता हूं, अनसिमेट्रिकल प्रोपीन ले लेता हूं, CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये लीजिए फिर वही HBr है यहां पे, लेकिन अब की बार मैंने यहां परऑक्साइड डाल दिया। परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्साइड सिंपली आप समझें जहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लाइक जैसे मैं आपको यहां पे एसेटोइल परऑक्साइड दिखा रहा हूं, सी दिस इज एसेटोइल परऑक्साइड। आप C6H5 लगा दीजिए दोनों तरफ, बेंजोइल परऑक्साइड, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस एक परऑक्साइड लेके आया हूं, ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल लिख देता हूं, ये परऑक्साइड डाला। परऑक्साइड्स का कैरेक्टर होता है कि उनमें होमोलिटिक क्लीवेज बहुत जल्दी हो जाती है। ये इस तरह से RO रेडिकल में बन जाएगा। जैसे यहां पे देखा जाए तो ये वाली पर्टिकुलर बॉन्ड्स की ब्रेकेज होगी देखने पे, और उसके बाद हमारे सामने ये ऐसी एक बॉडी बनेगी, ये एक फ्री रेडिकल है। ये यहां से भी क्लीवेज हो सकता है, फर्दर CO2 आउट हो सकता है, और ये CH3 रेडिकल बन जाए। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस एक यूं देखना है कि एक रेडिकल बना। ऐसे समझ लेता हूं कि परऑक्साइड का काम है यहां पे एक रेडिकल जनरेट करना, तो परऑक्साइड ने वो एक रेडिकल जनरेट कर दिया। अब जब मैं प्रोडक्ट देख रहा हूं, परऑक्साइड क्या कर रहा है उस बात को तो जाने दो, बट अगर मैं प्रोपीन के अंदर HBr डाल रहा हूं विद परऑक्साइड, और जब मैं प्रोडक्ट देख रहा हूं तो प्रोडक्ट मुझे कुछ अजीब ही मिला है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिला है। यानी कि ऐड तो हुआ है HBr, बट Br उस कार्बन पे ऐड हुआ है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और H वहां पे गया है जहां पे कम हाइड्रोजन है। मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन goes to that carbon having greater number of hydrogen। इस पर्टिकुलर रूल को बोला गया है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल या क्रैश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, कई नाम है इसके।
तो ये क्या कहता है एंटी मार्कोनिकोव रूल? वो बोलता है कि अगर हम HBr का एडिशन कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जाता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन्स हों। क्या HBr का ही एंटी मार्कोनिकोव HCl, HF, HI या बाकी रिएजेंट्स का नहीं हो सकता? तो अभी फिलहाल HX के केस में, यानी कि हाइड्रोहेलिक एसिड्स HBr, HCl, HF, HI को देखूं तो सिर्फ HBr के केस में ही होता है। HCl, HF, HI के केस में आप पेरोक्साइड डालें या ना डालें कुछ फर्क नहीं पड़ता, HBr के केस में ही ये उल्टा काम होता है। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद वाटर का एडिशन दिखाऊंगा तो वहां पे मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव्स दोनों हो सकते हैं। मैं सिर्फ मार्कोनिकोव्स ही आपको वहां पे भी समझाऊंगा, बट आप जस्ट समझ जाइए कि एंटी मार्कोनिकोव्स का मतलब क्या है। जब, हालांकि हमारी इस बुक में ये लिखा मिलेगा कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम HBr को डालते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं, ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है। बट अगर मैं वाटर का एडिशन दिखाऊं तो वहां पे भी एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है, और हाँ HF, HCl, HI में नहीं होता। तो क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे हुआ प्रोडक्ट, ये कैसे बन गया, ये सब बातें समझने के लिए हम एक बार फिर दोबारा से मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि पहले वाली रिएक्शन से क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो देखिए, एक्चुअली जो R रेडिकल बना यहां पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, उसने HBr के साथ रिएक्शन किया। पहले तो उसके एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और Br रेडिकल बना लिया। ये Br रेडिकल इस पर्टिकुलर एल्कीन के पास पहुंचा। एक्चुअली एक चेन रिएक्शन शुरू हो रही है, और ये जो था ना आपका पहला स्टेप, ये चेन का इनिशिएशन था। यहां पे चेन शुरू हुई है, अब ये चेन प्रोपेगेट करेगी आगे। तो जो Br रेडिकल है वो वन ऑफ द एल्कीन मॉलिक्यूल के पास चला जाता है, वहां पे एक होमोलिटिक क्लीवेज करता है, कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, एंड वन ऑफ द कार्बन के साथ लग जाता है। तो आप देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इस टर्मिनस वाले कार्बन पे लग जाए, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, Br किसी एक कार्बन पे लगेगा। तो मुझे लगा कि जी किस पे लगना चाहिए। देखो, एक ऑप्शन था कि वो इस बीच वाले कार्बन पे लग जाता, और दूसरा ऑप्शन था कि वो टर्मिनल कार्बन पे लग जाता। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है, जबकि यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो वही इंटरमीडिएट ज्यादा आसानी से बनेगा जहां पे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा हो, ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा हो, तो फिर इसके बनने की गुंजाइश कम हो जाती है। अब ये जो नई तरह का रेडिकल आप यहाँ पे देख रहे हैं, CH3CH.CH2Br, ये फिर किसी HBr के मॉलिक्यूल के पास जाता है और यहां से इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये हमें देता है CH3CH2CH2Br। तो इस तरह से चेन प्रोपेगेट करती रहती है। इसने H को ले लिया, ये Br रेडिकल बन गया, ये Br रेडिकल फिर किसी नए प्रोपीन के पास जाएगा, सेम दो स्टेप रिपीट होंगे, और इस तरह से लगातार हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता चला जाएगा। दो अलग अलग चेन्स के दो Br रेडिकल आपस में टकरा जाएं तो चेन टर्मिनेट हो सकती है, ये वहां पे आपके पास Br2 बन जाएगा। ये कुछ ऐसा याद कीजिए जो हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में चेन रिएक्शन पढ़ाई थी, कि चेन को इनिशिएट करते हैं, देन प्रोपेगेट होती है, देन टर्मिनेट होती है। तो सेम वैसा वैसा कुछ यहाँ पे होता है जब आप HBr में पेरोक्साइड डाल देते हैं। जब आप पेरोक्साइड नहीं डाल रहे हैं तो वो कार्बोकेटाइन से जा रहा है, बट जब आप पेरोक्साइड डाल रहे हैं तो फिर इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, फिर आपका फ्री रेडिकल बन रहा है। क्योंकि फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट जैसा कोई सीन नहीं होता, तो रिजल्टिंग हमारे इस लॉ में, इस रूल में किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं नजर आएगा। एंटी मार्कोनिकोव्स पे आप रट्टा मार के भी अपने प्रोडक्ट्स को सही निकाल रहे होंगे। हाँ, मार्कोनिकोव्स में प्रॉब्लम था क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता था तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बदल सकता था, बट यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आपको अपीयर नहीं होगी। फिर हम ये भी सोचते हैं कि जी HBr में ऐसा क्या खास था कि HBr में तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाया जा रहा है, बट अगर आप बोल रहे हो कि HCl यूज करोगे, HF यूज करोगे या HI यूज करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है यहाँ 11th क्लास के लिए। ये जो दो स्टेप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, प्रोपेगेशन स्टेप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के, वो दोनों स्टेप सिर्फ HBr के केस में ही एक्सोथर्मिक होते हैं, और अगर मैं HF, HCl, HI केस देखूं तो ये दोनों स्टेप्स एंडोथर्मिक होते हैं। और वो एंडोथर्मिक होने से क्या मतलब, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो नहीं पाएंगी। मतलब डेल्टा H पॉजिटिव होना कोई क्राइम है क्या, कि डेल्टा H पॉजिटिव है तो मतलब रिएक्शन हो नहीं पाएगी। सी, यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा और फोकस करूं रिएक्शन के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसऑर्डर, रैंडमनेस, डेल्टा S इस रिएक्शन का नेगेटिव है। सी हियर, ये दो रिएक्टेंट हैं, ये एक प्रोडक्ट बन रहा है। थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में जाइएगा, वहां हमें बताया जाता था
कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा हों और रिएक्टेंट के कम, तो डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन पॉजिटिव होता है। यहां पे तो डेल्टा एस नेगेटिव है। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक डेल्टा एच और एक डेल्टा एस। दोनों में से एक तो कम से कम फेवरिंग होना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कि साफ दिख रहा है यहां पे डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो फिर तो रिएक्शन किसी सूरत पे हो ही नहीं पाएगी। और क्योंकि एचबीआर के केस में दोनों स्टेप डेल्टा एच नेगेटिव पोजेस करते हैं, एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन हो पा रही है। बट बाकी केसेस में वन और बोथ स्टेप्स एंडोथर्मिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती, थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल नहीं है। ऐसा कह सकता हूं कि डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन पॉजिटिव रहता है एचबीआर के अलावा किसी भी रीजेंट को जब मैं एल्कीन के अंदर डालता हूं, रिजल्टिंग एंटी मार्कोनिकोव एडिशन मैं वहां पे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता। तो इस तरह से आप किसी भी एल्कीन के अंदर एचबीआर का एडिशन करके एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम वाटर का एडिशन देखते हैं एल्कीन्स के अंदर किस तरह से होगा। तो ये छोटा एल्कीन लिया है, सिमेट्रिक एल्कीन लिया है मैंने यहाँ पे। तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये यहां देखिएगा H प्लस ले रखा है, जनरली H2SO4 लेते हैं हम यहाँ पे। वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिशन को कैटालाइज करेगा। होना वाटर का ही एडिशन है। एज सच वाटर को अगर मैं किसी एल्कीन में डालूं तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। वाटर एक पोलर बॉडी है और एल्कीन्स के साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाती। बट अगर मुझे ऐड कराना है तो फिर मुझे थोड़ा सा कैटलिस्ट यहाँ पे लेना पड़ा। H2SO4 ले लिया मैंने, सो दैट पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके इसके H प्लस को ले ली। वाटर तो थोड़ा कम H प्लस रखता है, रिएक्टिव भी नहीं है, तो इसीलिए ये H2SO4 डाल रखा है ताकि इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाए। ये एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करे और ये नेगेटिव इसके H को ले ले। यहाँ पे भी सेम वही सीन था, देखिएगा अब ये यहाँ से इस H प्लस को ले ले, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता वो ऑब्वियसली ये बनता, CH2 ने एक H लेना था, ये बन जाता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह का एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, लाइक दिस वन। उसके बाद इस कार्बोकेटाइन पे ये वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो CH2 CH3 इस कार्बन पे इस वाटर ने अटैक किया है, OHH O पे प्लस आ गया, कार्बन का प्लस गायब हो गया, O पे प्लस आ गया, क्योंकि कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल गए और ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो O इमीडिएटली अपना पॉजिटिव हटाने के लिए यहां से एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, HSO4 नेगेटिव को वापस मिल जाएगा, या यूं कहूं HSO4 नेगेटिव अपने उस H को वापस स्नैच कर लेगा और हमें मिलेगा OH CH2 CH3 अल्कोहल। एक बार प्रोडक्ट को देखिए और एक बार रिएक्टेंट को देखिए, तो हुआ क्या है, एक जगह पे OH चला गया, एक जगह पे H, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल सा एडिशन होता था, वही एडिशन यहाँ पे दिखा रहा हूं। याद कीजिएगा प्रिपरेशन में इसी का डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनाया था हमने H2SO4 से गर्म करके। आज हम वाटर ऐड कर रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में एंड सिमिलरली यहाँ पे अल्कोहल बनता देख रहे हैं। क्या मैं H2SO4 की बजाय कोई और एसिड ले सकता हूं? लाइक मेरा मन कर रहा है कि मैं HCl ले लूं, नहीं लेना HCl। क्यों नहीं लेना HCl? क्योंकि वाटर से पहले Cl चला जाएगा। आप कहेंगे तो जाने दो जी, एडिशन तो हो जाएगा। हाँ, तो फिर HCl का एडिशन हो गया ना, मुझे तो वाटर का एडिशन कराना है। HCl का एडिशन तो पिछली रिएक्शन में करा ही चुका हूं, तो यहां पे फिर HCl ले लूंगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वाटर को ऐड नहीं होने देगा, वो खुद ऐड होता रहेगा। तो वो ठीक है, अपना H अपना काम करेगा, बट Cl को मैं नहीं भेजना चाह रहा, मैं वहां वाटर को भेजना चाह रहा हूं, वाटर को ऐड करना चाह रहा हूं। खाली एडिशन नहीं चाहता, एडिशन ऑफ वाटर चाहता हूं, तो फिर मुझे HCl नहीं लेना। क्या मैं HNO3 ले लूं? नहीं, HNO3 भी नहीं लेना। वो भी एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन कर सकता है, प्रोडक्ट्स के ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसलिए HNO3 को भी अवॉइड किया जाता है। कोई ऐसा एसिड लीजिए जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो, बस इतना ही काम करे कि H ले ले, H दे दे। तो H3PO4 या H3PO3, हाँ ये चलेंगे, ये आप ले सकते हो, सेम रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी। ऊपर वाली रिएक्शन पे देखिए, यहाँ पे सेम वही पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस को लेके कार्बोकेटाइन बना के आए हैं। कार्बोकेटाइन बना है तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख भी लीजिए कि कहीं कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट का रिस्क तो नहीं है, कहीं हमारे प्रोडक्ट का जो नेचर है वो चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे बाजू वाले कार्बन पे H है तो सही,
बट वो H माइग्रेट होके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा नहीं पा रहा कार्बोकेटाइन, रादर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर मैं यहां से एक H को इधर माइग्रेट करूं तो फिर ऐसा माइग्रेशन वो करेगा ही क्यों। फिर फाइनली क्या होगा, वाटर आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर लेगा। रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो ये भी अजीब बात है, बट है सच बात है, क्योंकि H+ ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर गया, बाद में इसको वाटर का H+ मिल जाएगा, बट न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ही वाटर एक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। तो आप देखिएगा CH3CH, ये वाटर ने अटैक कर लिया O पे प्लस आ गया, और ये आपका CH3। अब O पे पॉजिटिव आ गया तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव बियर करना नहीं चाहता। O और N का करेक्टर होता है कि उस पे जैसे ही पॉजिटिव आता है वो एक H+ को भगा देते हैं, एंड फाइनली यू आर गेटिंग CH3 CHOH CH3। अब ध्यान से फिर देखिए एक बार रिएक्टेंट को, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट बनाया मैंने। OH को इस पर्टिकुलर कार्बन पे लगाया है, H को यहां लगाया है, OH वहां गया है जहां पे कम हाइड्रोजन है। ये अगेन हमारे पास मार्कोनिकोव्स एडिशन है वाटर का। मार्कोनिकोव्स एडिशन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट, यानी कि वाटर का नेगेटिव पार्ट OH, वो उस पर्टिकुलर कार्बन पे गया है जहां पे लेसर हाइड्रोजन है। क्या वाटर का एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन पॉसिबल है? यस, वाटर का एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन भी पॉसिबल है एल्कीन्स के अंदर, बट हम लोग इस क्लास पे यहां 11th में उसको डील नहीं करेंगे। जिस दिन हमें अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप पढ़ना होगा, 12th क्लास में आता है, तो वहां पे आपको एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन भी वाटर का समझाया जाएगा। अभी के लिए ये इतना ही एनफ रहेगा। अब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि जो एडिशन होगा ना, वो आइदर फ्री रेडिकल से होगा या कार्बोकेटाइन से होगा। अभी तक मैंने आपको दो मैकेनिज्म समझाए हैं। HBr परऑक्साइड के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वो एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन कर रहा था, और HBr प्योर आप यूज करते थे तो वो मार्कोनिकोव्स करता था। वाटर का एक ही दिखाया, वो मार्कोनिकोव्स कर रहा है, H2SO4 की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बनता है। तो क्या यहां पे भी रिस्क ऑफ रीअरेंजमेंट रहेगा? यस रहेगा। आप कुछ बड़ा लंबा चौड़ा एल्कीन लेते हैं जहां पे इस तरह से, जैसे मैंने HBr के केस में दिखाया, वैसा कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो यहां पे भी आपका प्रोडक्ट रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, मैकेनिज्म से ही आपको देखना होगा। अगर मैं यहां पे ब्रोमीन का एडिशन करना चाहूं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर की, ब्रोमीन का एडिशन। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा कौन एल्कीन है, और मैं यहां पे ब्रोमीन डाल रहा हूं, ब्रोमिनेशन कर रहा हूं। तो इस Br पे ऐसे कुछ बुक में आपको दिखा मिलेगा, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव। ये कार्बन प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल होगा जो किसी एक कार्बन पे जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा जो बाद में जाएगा, और फिर फाइनली वो हमें प्रोडक्ट ऐसा कुछ बना दिखा देंगे कि यहां पे Br लग गया और यहां पे Br लग गया। हमें पहला डाउट तो ये अराइज होता है कि ये प्लस लिख ही कैसे दिया। ब्रोमीन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, उस पर तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होना ही नहीं चाहिए। रियली ऐसा कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही उस ब्रोमीन को आप एल्कीन के अंदर डालते हो, तो एल्कीन में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता है। द फिनोमेना इज इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। देखिए ये ब्रोमीन का वो मॉलिक्यूल था, एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझाऊं आपको, तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियाइज का ग्रुप था और ये इलेक्ट्रॉन्स थे। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पॉजिटिव पोल को, इसके पॉजिटिव बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूर कर देता है। रिजल्टिंग ये इस तरह से कुछ पोलराइजेशन हो जाता है, जिसको मैं बोलता हूं इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन नहीं है ब्रोमीन में, ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है जो इस एल्कीन की प्रेजेंस में हुआ है। अगर यहां एल्कीन नहीं है तो फिर ये यहां कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं है। चलो ठीक है जी, मान लिया कि ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से हुआ, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये यहां पे जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे एंड वो किसी Br को लेगा एंड कार्बन पे प्लस आ जाएगा जैसा पीछे होता रहा, और यहां पे एक Br आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप पे वो जो Br नेगेटिव बचा हुआ है वो यहां पे अटैक करेगा, और ये यहां Br और यहां पे भी ये Br आ जाएगा। हुआ तो वही, एक Br यहां ऐड हो गया, एक Br यहां ऐड हो गया, बाकी तो सब वैसे के वैसे ही हैं। क्या ऐसे होगा? कैसे, किस बिहाफ पे मैं बोलता हूं कि हाँ ये होगा? कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, या कोई और तरीका ढूंढूं?
ये सब बातें होंगी ब्रोमिनेशन की, जिसमें हम 2 मैकेनिज्म्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर 2 मैकेनिज्म्स में किसी एक मैकेनिज्म को फाइनली फॉलो करेंगे। 2 क्यों? 2 पाथ हो सकते हैं इसलिए। एक्चुअली इसका एक पाथ बहुत ज्यादा फेवर किया गया, कुछ एविडेंसेस भी थे उसके, लेकिन बाद में उसके ऐसे हमारे सामने एविडेंस आएगी जिसमें क्लियरली नकार दिया गया कि हाँ ये पर्टिकुलर पाथ फॉलोड नहीं है। तो अभी आज मुझे लगता है इसके बारे में बात ज्यादा बोलना गलत होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि 2 पाथ्स में एक पाथ ऐसा स्टेट करता कि कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरा पाथ ऐसा स्टेट करता कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, एक कोई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वाला जो पर्टिकुलर पाथ है उसके फेवर में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। रिजल्टिंग हम ये नहीं कहते कि इसके अंदर इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे कार्बोकेटाइन से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जहां पे हम इस ब्रोमीन का एडिशन यानी कि ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। गुड बाय।